आज है 28 अक्टूबर मंगलवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। जरूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज्यादा। नमस्कार। हरकारा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार चुनाव की तपिश की, जहां राहुल गांधी की 2 महीने बाद वापसी पर सवाल उठ रहे हैं तो तेजस्वी यादव ने हर घर नौकरी का वादा किया है। साथ ही नजर डालेंगे चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे सवालों, आदित्य ठाकरे के फर्जी वोटर के दावों और प्रशांत किशोर को मिले नोटिस पर। इसके अलावा बिल गेट्स के जलवायु परिवर्तन पर चौंकाने वाले बयान और 60 साल बाद घर लौटे दुनिया के सबसे पुराने विद्रोही की कहानी भी होगी आज के पॉडकास्ट में। सुनते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात बिहार विधानसभा चुनाव की, जहां चुनावी गर्मी बढ़ने के साथ ही एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, राहुल गांधी कहाँ हैं? 2 महीने तक चुनावी परिदृश्य से गायब रहने के बाद अब वो बुधवार को बिहार में दिखेंगे। जब राहुल गांधी ने अगस्त की चिलचिलाती धूप में बिहार में अपनी वोटर अधिकार यात्रा शुरू की थी, तो यह एक परीक्षा थी। परीक्षा इस बात की कि क्या वो उस राज्य में अब भी समर्थक जुटा सकते हैं, जहां कांग्रेस की मौजूदगी एक धुंधली परछाई जैसी रह गई है। 16 दिनों तक उनके अभियान ने धूल भरी सड़कों और भीड़ भरी कॉलोनियों से होकर एक शोरगुल भरा रास्ता तय किया। लेकिन आज, जब राज्य 2 चरणों के चुनाव के लिए तैयार है, तो चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण, अमित शाह की रैलियां, तेजस्वी यादव के रोड शो और प्रशांत किशोर का जमीनी काम छाया हुआ है। इन सबके बीच राहुल गांधी की आवाज गायब है। कांग्रेस नेता आखिरी बार बिहार में लगभग 2 महीने पहले 1 सितंबर को दिखे थे, जब उन्होंने पटना के गांधी मैदान में अपनी यात्रा समाप्त की थी। उस अभियान को वोट की रक्षा के लिए एक नैतिक धर्मयुद्ध बताया गया था। 16 दिनों में उन्होंने 25 जिलों में 1300 किलोमीटर की दूरी तय की, मोटरसाइकिल चलाई, गमछा पहना और मखाना किसानों से भी मिले। लेकिन 2 महीने बाद कहानी बदल चुकी है। 23 अक्टूबर को जब महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बैनर पर सिर्फ तेजस्वी का चेहरा था। राहुल गांधी मंच से और भावना दोनों से गायब थे। आंकड़े भी कांग्रेस के लिए चिंताजनक हैं। 2020 के विधानसभा चुनावों में तेजस्वी के जोरदार अभियान के बावजूद कांग्रेस का स्ट्राइक रेट विपक्ष में सबसे खराब था। 70 सीटों पर चुनाव लड़कर पार्टी सिर्फ 19 ही जीत सकी थी। अपनी पटना रैली के बाद से राहुल गांधी केवल 5 बार सार्वजनिक रूप से दिखे हैं, और उनमें से एक भी कार्यक्रम बिहार में नहीं था। कभी गुरुग्राम में पिज्जा आउटलेट पर, तो कभी कोलंबिया और चिली के दौरे पर। हालांकि कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का कहना है कि पार्टी का पूरे जोर का अभियान छठ पर्व के बाद शुरू होगा। उनके मुताबिक राहुल गांधी 29 और 30 अक्टूबर को तेजस्वी के साथ मुजफ्फरपुर और दरभंगा में रैलियां करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये देर से एंट्री काम करेगी? राहुल की अनुपस्थिति ने पार्टी उम्मीदवारों को जमीन पर मुश्किल में डाल दिया है। पहले चरण के मतदान से ठीक एक हफ्ते पहले उनकी वापसी को रणनीति से ज्यादा एक औपचारिकता के तौर पर देखा जा रहा है। अब बात इंडिया ब्लॉक के घोषणापत्र की। मंगलवार को बिहार विधानसभा चुनावों के लिए इंडिया ब्लॉक ने अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है। इसमें हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, पुरानी पेंशन योजना की बहाली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने जैसे बड़े वादे किए गए हैं। बिहार का तेजस्वी प्रण नाम के इस 32 पन्नों के घोषणापत्र को जारी करते हुए राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इसमें 25 प्रमुख बिंदु हैं। उन्होंने वादा किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो 20 दिनों के भीतर रोजगार की गारंटी देने वाला एक नया कानून लाया जाएगा और 20 महीने के भीतर पूरे बिहार में रोजगार गारंटी योजना लागू की जाएगी। घोषणापत्र में सभी संविदाकर्मियों और जीविका दीदियों को स्थायी करने और उन्हें 30,000 रुपये का मासिक वेतन देने का भी वादा है। इसके अलावा राज्य में आईटी पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र, डेयरी और कृषि आधारित उद्योग और 5 नए एक्सप्रेसवे बनाने की भी बात कही गई है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि एनडीए के पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भाजपा नेताओं और भ्रष्ट अधिकारियों ने कठपुतली बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आता है, तो ताड़ी पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया जाएगा। इस बार घोषणापत्र जारी करने के मौके पर लगे बैनर में इंडिया ब्लॉक के सभी प्रमुख नेताओं की तस्वीरें थीं, जो पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस से अलग था, जहां बैनर पर सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर होने पर विवाद हुआ था। बिहार चुनाव में जहां एक तरफ एनडीए और इंडिया ब्लॉक के बीच मुकाबला है, वहीं इंडिया ब्लॉक के भीतर भी एक दिलचस्प जंग चल रही है।
2020 में जहां एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच वोट शेयर का अंतर सिर्फ 0.03% था, ऐसे में 11 सीटों पर सहयोगियों के बीच की दोस्ताना लड़ाई निर्णायक साबित हो सकती है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद 5 सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ये सीटें हैं वैशाली, कहलगांव, नरकटियागंज, सिकंदरा और सुल्तानगंज। इसी तरह कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई के बीच 4 सीटों पर दोस्ताना लड़ाई है। ये सीटें हैं बछवाड़ा, बिहार शरीफ, राजापाकर और करगहर। वहीं राजद और विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के बीच भी 2 सीटों पर टकराव है, गौरा बौराम और चैनपुर। हालांकि राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी का कहना है कि इन लड़ाइयों से गठबंधन की संभावनाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता ने इन सीटों पर लड़ाई को काफी गैर दोस्ताना बताया है। बिहार की राजनीति पर द हिंदू में वर्गीज के जॉर्ज ने एक विस्तृत लेख में लिखा है कि कैसे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का दौर अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 74 साल के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और 77 साल के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद लगभग 5 दशकों से बिहार की राजनीति के केंद्र में रहे हैं। जेपी आंदोलन से शुरू हुई उनकी यात्रा में वे कभी दोस्त बने तो कभी दुश्मन, लेकिन हमेशा राजनीति के बने रहे। आज बढ़ती उम्र और गिरते स्वास्थ्य ने दोनों नेताओं को सक्रिय राजनीति के हाशिए पर धकेल दिया है। ये चुनाव शायद आखिरी होगा जिसमें ये दोनों मुख्य अभिनेता होंगे। ये सिर्फ दो नेताओं का राजनीति से हटना नहीं, बल्कि एक पूरे राजनीतिक युग की समाप्ति का प्रतीक है। दोनों ने अपनी अपनी पार्टियों का नियंत्रण अगली पीढ़ी को सौंप दिया है, लेकिन वहां भी संघर्ष जारी है। उधर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन उनके सार्वजनिक बयानों से लगता है कि वो पूरी तरह नियंत्रण में नहीं हैं। इस तिकड़ी के तीसरे स्तंभ रामविलास पासवान का पहले ही निधन हो चुका है। जैसे जैसे ये दोनों दिग्गज राजनीति से दूर होंगे, उनके प्रभाव वाली आबादी नए राजनीतिक विकल्पों के लिए खुल सकती है। ये चुनाव शायद बिहार में एक मंडल पश्चात राजनीति की शुरुआत के संकेत दे सकता है। अब एक नज़र डालते हैं बिहार चुनाव के पहले चरण के उम्मीदवारों पर। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले चरण के लगभग 32% उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से 27% पर हत्या, हत्या के प्रयास और महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर मामले हैं। यह विश्लेषण 1303 उम्मीदवारों के हलफनामों के आधार पर किया गया है। रिपोर्ट बताती है कि 33 उम्मीदवारों पर हत्या से जुड़े और 86 पर हत्या के प्रयास के मामले हैं। 42 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध की घोषणा की है, जिनमें से 2 पर बलात्कार से जुड़े मामले हैं। अगर पार्टियों की बात करें तो सीपीआई एमएल के 93%, राजद के 76% और भाजपा के 65% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले हैं। बिहार की राजनीति से जुड़ी एक और खबर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से जुड़ी है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के बाद कि उनका नाम पश्चिम बंगाल और बिहार दोनों राज्यों की मतदाता सूचियों में है, करगहर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी ने उन्हें नोटिस जारी कर 3 दिनों में स्पष्टीकरण मांगा है। नोटिस में कहा गया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में पंजीकृत नहीं हो सकता। उल्लंघन करने पर 1 साल की जेल या जुर्माना हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक बंगाल में उनका पता तृणमूल कांग्रेस का कार्यालय है, जबकि बिहार में वो अपने पैतृक गांव में एक मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। प्रशांत किशोर की टीम का कहना है कि उन्होंने बंगाल का वोटर कार्ड रद्द करने के लिए आवेदन किया है। अब बात करते हैं चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों की। विपक्ष ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दूसरे चरण को एक लोकतांत्रिक मजाक बताया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता खो चुका है। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए एक गंभीर चुनौती बताया है। उनका आरोप है कि 2002 से 2004 की मतदाता सूचियों का उपयोग करना कानून का उल्लंघन है। यह एसआईआर बंगाल, केरल और तमिलनाडु समेत 12 राज्यों में किया जाएगा। कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग आरएसएस सदस्य की तरह काम कर रहा है। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने टीएमसी पर मुस्लिम वोट पाने के लिए एसआईआर का विरोध करने का आरोप लगाया है। मतदाता सूची में गड़बड़ी का ऐसा ही एक और दावा महाराष्ट्र से आया है। शिवसेना यूबीटी के विधायक आदित्य ठाकरे ने दावा किया है कि उनके निर्वाचन क्षेत्र वली में 19,333 संदिग्ध मतदाता हैं। एक प्रेजेंटेशन में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग विपक्ष के आरोपों को नहीं सुन रहा है। उन्होंने कहा, यह कोई गलती नहीं बल्कि धोखाधड़ी है। उन्होंने बताया कि वली की मतदाता सूची में डुप्लीकेट नाम, बेमेल नाम और बिना फोटो वाले मतदाता मिले हैं।
इस पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार करते हुए कहा कि आदित्य को महाराष्ट्र का पप्पू बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा, विपक्ष जो कर रहा है वो सिर्फ कवर फायरिंग है क्योंकि वे जानते हैं कि हार निश्चित है। उधर गुजरात में बीजेपी के ही एक विधायक ने अपनी सरकार पर खाद्य मिलावट को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। न्यू इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक विधायक कुमार कनानी ने गुजरात की स्वास्थ्य मशीनरी पर थाली में जहर पर आंखें मूंदने का आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री को लिखे एक पत्र में उन्होंने चेतावनी दी है कि जो लोग भोजन में जहर मिलाते हैं वे आतंकवादियों से कम नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि नकली घी, पनीर और मसालों से बाजार भरे पड़े हैं, लेकिन अपराधी कुछ हजार रुपये का जुर्माना देकर छूट जाते हैं और फिर से अपना धंधा शुरू कर देते हैं। अब कुछ और खबरें संक्षिप्त में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर नाम बदलने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने ऐलान किया है कि मुस्तफाबाद गांव का नाम बदला जाएगा। एनडीटीवी के मुताबिक योगी ने कहा, इन लोगों ने अयोध्या को फैजाबाद और प्रयागराज को इलाहाबाद किया था। हमने इसे बदला है। पहले पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री में जाता था, हमने इसे बदला है। दिल्ली में छठ पूजा के दौरान यमुना नदी की सफाई पर सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्नान के लिए यमुना के एक छोटे से हिस्से को साफ किया गया। आज तक की एक रिपोर्टर ने जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से यह सवाल पूछा तो उन्होंने इस आरोप से इनकार नहीं किया। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक मानव प्रतिभा भारत के सबसे मूल्यवान निर्यातों में से एक बन गई है। भारत में जहां काम करने वालों की संख्या ज्यादा है, वहीं कई देशों में श्रमिकों की कमी है। अनुमान है कि भारत हर साल लगभग 7 लाख श्रमिक विदेश भेजता है और 2030 तक ये संख्या दोगुनी होकर 15 लाख हो सकती है। द टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट बताती है कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू होने के 2 साल बाद भी दिल्ली विश्वविद्यालय में बढ़े हुए छात्रों को संभालने के लिए सरकार अतिरिक्त पद और पैसा नहीं दे रही है। जेल में बंद पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनके वीडियो से गलत संदर्भ निकालकर और जानबूझकर गलत अनुवाद करके उन्हें एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया है। उनकी पत्नी ने ये जानकारी देते हुए कहा कि वांगचुक ने अपना संदेश दिया है, इंसाफ के घर देर है पर अंधेर नहीं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी पर वोट चोरी का आरोप लगा है। अपनी पार्टी के 28 विधायक होने के बावजूद 32 वोटों से राज्यसभा सीट जीतने के बाद यह विवाद खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विचार, एक आध्यात्मिक शक्ति और एक दिव्य आदेश से आया हुआ व्यक्ति बताया है। विश्व हिंदू परिषद का दावा है कि कई लोग ईसाई बन रहे हैं, लेकिन आरक्षण का लाभ लेते रहने के लिए आधिकारिक रिकॉर्ड में हिंदू बने रहते हैं। द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक होने के बावजूद मध्य प्रदेश के किसान परेशान हैं। उन्हें अपनी फसल एमएसपी से कम कीमत पर बेचनी पड़ रही है। अब एक दिलचस्प वैज्ञानिक खोज की बात। वैज्ञानिकों ने भारत की आनुवंशिक संरचना में एक छठे पैतृक स्रोत का पता लगाया है। यह एक आदि द्रविड़ वंश है जो लगभग 4400 साल पहले ईरानी पठार से जुड़ा है। द टेलीग्राफ के अनुसार ये खोज तटीय कर्नाटक और केरल की कोरगा जनजाति के अध्ययन से सामने आई है। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र एक अनिवार्य हलफनामे का विरोध कर रहे हैं। इस चुप्पी के हलफनामे में छात्रों से यह लिखवाया जा रहा है कि वे किसी भी विरोध या धरने के लिए पहले अनुमति लेंगे। छात्रों ने इसे अपनी संवैधानिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। छात्रों का कहना है कि यह पूरी प्रक्रिया अलोकतांत्रिक है। अब चलते हैं पूर्वोत्तर भारत, जहां दुनिया के सबसे उम्रदराज विद्रोहियों में से एक की घर वापसी हुई है। बीबीसी न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 91 वर्षीय थुइंगलेंग मुइवा, जो सबसे शक्तिशाली नागा विद्रोही गुट एनएससीएन आईएम के महासचिव हैं, 60 साल से भी ज्यादा समय के बाद अपने पैतृक गांव सोमदल लौटे हैं। मुइवा 1964 में एक अलग नागा राज्य के संघर्ष में शामिल होने के लिए अपना गांव छोड़कर गए थे। दशकों के सशस्त्र संघर्ष के बाद 1997 में उन्होंने युद्धविराम किया, लेकिन एक अलग नागा ध्वज और संविधान की उनकी मांग अब भी एक बाधा बनी हुई है। जैसे जैसे मुइवा का स्वास्थ्य गिरा है और आंदोलन कमजोर पड़ा है, नागाओं की युवा पीढ़ी अब शांति और आर्थिक स्थिरता चाहती है। आलोचक उनकी वापसी को खाली हाथ बता रहे हैं। अब बात करते हैं बिल गेट्स के एक चौंकाने वाले बयान की। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार कार्बन उत्सर्जन में कमी के बड़े समर्थक बिल गेट्स ने एक निबंध में तर्क दिया है कि संसाधनों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई से हटाकर बीमारी और भूख को रोकने जैसे प्रयासों में लगाना चाहिए। उनका तर्क है कि जलवायु परिवर्तन मानवता को खत्म नहीं करेगा। उन्होंने लिखा, हमें समस्याओं से उस पीड़ा के अनुपात में निपटना चाहिए जो वे पैदा करती हैं। गेट्स का यह बयान अगले महीने होने वाले वैश्विक जलवायु शिखर सम्मेलन COP30 से ठीक पहले आया है। हालांकि
कुछ आलोचकों का कहना है कि गेट्स एक झूठा द्वंद्व प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि गरीब देशों में ज्यादातर पीड़ा जलवायु परिवर्तन का ही परिणाम है। और अंत में, कला और हथियार के एक अनोखे संगम की कहानी। लॉस एंजल्स में रहने वाले कलाकार राल्फ ज़िमेन ने एक लड़ाकू विमान को कलाकृति में बदल दिया है। सीएनएन के मुताबिक उन्होंने और 100 से ज्यादा कारीगरों की टीम ने एक मिग-21 जेट को लगभग 3.5 करोड़ हाथ से पिरोए गए मोतियों से ढक दिया। ज़िमेन कहते हैं कि वो दुनिया में हथियारों के प्रसार के बारे में बात करना चाहते हैं। इस कलाकृति को पूरा करने में 5 साल से ज्यादा का समय लगा। इसकी बिक्री से होने वाली आय का उपयोग कारीगरों के बच्चों की शिक्षा और यूक्रेन में युद्ध प्रभावित बच्चों के लिए आर्ट थेरेपी पर खर्च किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। हमें अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव जरूर भेजें। मिलेंगे हरकारा के अगले अंक के साथ। आप हरकारा को सबस्टैक के अलावा व्हाट्सएप, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, स्पॉटिफाई और एक्स पर भी पा सकते हैं। धन्यवाद। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।